बच्चों, आज हम लोग एकांकी संचय का जो तीसरा पाठ है, जन्म मातृभूमि का मान, जिसे हरिकृष्ण प्रेमी जी ने लिखा है, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो हम लोग चौथा दृश्य कर रहे थे। तो चौथे दृश्य में हमने ये जाना कि अभय सिंह और महाराणा जो है वो अपने नकली दुर्ग को लेके बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि युद्ध में कुछ तो असलियत होनी चाहिए, सब कुछ नकली नहीं लगना चाहिए। तो अभय सिंह कहते हैं कि हाँ, युद्ध में बहुत असलियत ही होगी। वहाँ आपके दुर्ग के अंदर से जो लोग युद्ध करेंगे, कुछ लोग युद्ध करेंगे, वो कुछ देर तक नकली गोलियां चलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद वो लोग हार जाएंगे और हम विजय का पताका बूंदी के नकली दुर्ग के ऊपर फहरा देंगे। तो उनकी बात चल रही थी। फिर वीर सिंह अपने साथियों के साथ युद्ध करने जाते हैं और वीर सिंह जो है वो बहुत ही वीरता के साथ युद्ध कर रहे हैं और अभय सिंह और महाराणा ये कह रहे हैं कि सच्ची में उनके अंदर जो जोश है वो प्रशंसनीय है और वो अपनी मातृभूमि को बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए वो इतना डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अभय सिंह तब महाराणा को ये भी बताते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने युद्ध रोक दिया था सफ़ेद झंडा फहराकर, ताकि वो उनको वीर सिंह को समझा सके। उन्होंने वीर सिंह को समझाया था कि महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए हमें ये करना ही होगा, तुम्हें व्यर्थ में अपनी जान गंवानी नहीं चाहिए। तो वीर सिंह कहते हैं कि जब तक मेवाड़ में एक भी बूंदी का सैनिक बाकी होगा, जब तक हाड़ा बाकी होगा, तब तक ये नकली दुर्ग का अपमान वो होने नहीं देगा। तो इसके बाद आगे के भाग में अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जोर की धमाका और प्रकाश होता है, यानी उनके पास अंदर जो है वो रसद गोलाबारी समाप्त हो चुका है। अचानक से बहुत जोर का धमाका होता है और चारों ओर रोशनी फैल जाती है। महाराणा, अरे देखो अभय सिंह, गोले के बार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। यानी महाराणा जो है वो अभय सिंह को बता रहे हैं कि गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब उसकी जान निकल गई, वो वीर गति को प्राप्त हुआ। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सूख गए, यानी वो तो बूंदी का व्यक्ति था, बूंदी का था, इसीलिए उसके लिए कह रहे कि बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए, यानी उसकी मृत्यु हो गई, उसने वीर गति को प्राप्त कर लिया। अब हम विजय श्री प्राप्त करें, जाओ दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। यानी महाराणा जो है वो अभय सिंह को कह रहे हैं कि अब नकली दुर्ग में विजय का पताका, विजय का झंडा फहरा कर आओ और उसके शव को, उसके वीर सिंह के शव को सम्मान के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ यहाँ लेकर आओ। अभय सिंह का प्रस्थान, अभय सिंह चले जाते हैं। महाराणा, आज इस विजय से मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई, यानी आज ये जो विजय मुझे मिली, आज मैंने ये जो भी जीत पाई है, इस जीत में मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा मुझे शिकस्त हुई है, मैं सबसे ज़्यादा हारा हूँ। व्यर्थ के दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि दे दी है, यानी मेरे व्यर्थ के घमंड ने, मेरे व्यर्थ के बिना सोचे समझे किए गए प्रतिज्ञा की वजह से मेरे पास से कितने अमूल्य रत्न ने अपनी बिना कारण से अपने प्राणों की बलि दे दी। चारणी का प्रवेश, और इसके बाद चारणी वहाँ आती है। चारणी, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी, यानी आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया है, यानी आप जो कह रहे थे कि आपके सिर पर एक कलंक का टीका लगा हुआ है, वो तो धुल गया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। यानी चारणी कह रही है कि अब तो आपने मेवाड़ का जो विजय पताका है वो बूंदी के दुर्ग के ऊपर फहरा लिया है। अब सुनिए, मेवाड़ की सेना के विजय दुर्ग का विजय बज रही है, यानी चारों तरफ आपके विजय के नगाड़े जो हैं वो बज रहे हैं। अब उसको सुनिए और आप चिंता मत कीजिए। तो महाराणा जो है वो
चारणी को कह रहे हैं, चारणी क्यों पश्चाताप से विकल हो प्राणों को तुम और दुखी करती हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पछता रहे थे, उन्होंने उनकी वजह से उनके अमूल्य रत्नों को उन्हें खोना पड़ा था। ना जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया, यानी मैंने पता नहीं किस वजह से, किस गलत क्षण में या गलत मुहूर्त में मैंने ऐसा मैंने सोचा था कि बूंदी मेरे अधीन हो जाएगा। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, यानी वीर सिंह की वीरता की वजह से मेरे हृदय के जो द्वार बंद थे वो हमेशा के लिए खुल गए हैं। मेरी आंखों पर से पर्दा हट गया है, यानी मेरी आंखों के ऊपर जो पर्दा था वो हट गया है। मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति को अधीर करने की अभिलाषा करना पागलपन है, यानी ऐसी वीर जाति को अपने अधीन कर लेना, ये जो है वो मन की मेरे दिमाग का पागलपन है। मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सच्ची में ही बहुत वीर है। चारणी तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? तो चारणी जो है वो महाराणा को कह रही है कि अब क्या आप दोनों राज्यों के हृदय को नहीं मिला सकते हैं, या आप उन दोनों आप आपस में मित्रता नहीं कर सकते हैं? वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश, यानी वो उनके शव को लेकर अभय सिंह आ रहे हैं, वहां पर आते हैं। महाराणा शव के पास बैठे हुए, चारणी इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, यानी वो उसके पैरों के पास बैठ जाते हैं, वीर सिंह के शव के पैरों के पास बैठ जाते हैं और उससे क्षमा याचना करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? महाराणा आज की हुई दुर्घटना के लिए अपने आप को उत्तरदायी समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी राजपूत मैंने जो किया उसकी वजह से इतने जो मेरे वीर सैनिकों की जान गई है, इसके लिए कभी भी कोई मुझे माफ़ कर सकता है या इस घटना को कोई भूल सकता है? वो मन ही मन ऐसे सोच रहे हैं। तो राव हेमू का प्रवेश, इसके बाद बूंदी के जो राजा थे, शासक थे राव हेमू, वो वहां पर आते हैं और राव हेमू जो है वो कह रहे हैं क्यों नहीं महाराणा, हम युगों से एक हैं और एक ही रहेंगे, यानी हम बहुत सालों से, हजारों साल से हम सभी राजपूत एक हैं और हमेशा हम सभी एक ही रहेंगे, हमको कोई अलग नहीं कर सकता, हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। आपको ये जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है और ना महाराजा, क्योंकि महाराणा लाखा जो है वो अपने दम्भ में, अपने घमंड में उसने इतनी बड़ी गलती की है और इस गलती की वजह से उन्हें इतने सारे सैनिकों के जीवन से उन्हें हाथ धोना पड़ा है। इसीलिए राव हेमू जो है वो उनको कह रहे हैं कि आपको ये जानने की आवश्यकता थी कि हम सभी राजपूत एक थे, एक ही रहेंगे और यहाँ पर कोई राजा या कोई महाराजा नहीं होता। महाराजा वो होते हैं जो राजाओं के जो राजा होते हैं, यानी छोटे छोटे राज्यों का जो हेड होता है उसे महाराजा कहा जाता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि राजपूतों में कोई राजा या कोई महाराजा नहीं होता, वहाँ पर सभी समान होते हैं और सभी एक दूसरे की मुसीबत में सहायता करने के लिए दौड़े आते हैं। सब देश जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं, यानी हम सब अपने राज्य की, अपने देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, जान देने के लिए हम सभी तैयार हैं। हम सब किसी भी परिस्थिति में किसी भी राजपूत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि हम सब एक हैं। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदिया के साथ रहे हैं और रहेंगे, यानी राव हेमू जो है वो वीर सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा से ये कह रहे हैं कि हम बूंदी के हाड़ा हैं और आप लोग चित्तौड़ के सिसोदिया हैं और हम लोग सभी एक साथ रहे हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं, यानी हम अग्नि कुल के पुत्र हैं और हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम सभी के हृदय में एक पावर है, एक शक्ति है, एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं, यानी हम कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं?
वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान कराना सिखा दिया, यानी वीर सिंह ने जो बलिदान दिया है उससे हमें पता चल गया है कि किस तरह से जन्मभूमि के इज्जत के लिए, जन्मभूमि के मान के लिए उसके अपनी जान भी दी जा सकती है। महाराणा निश्चय ही महाराज हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं, यानी सब हम लोग मिलकर उसको प्रणाम करते हैं, उसे धन्यवाद करते हैं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुक जाते हैं। पटक्षेप यानी पर्दा जो है वो गिर जाता है। तो ये कहानी हमें, ये एकांकी हमें ये सिखाती है कि किस तरह से हमें अपनी मातृभूमि के लिए किस तरह से हम जी सकते हैं, किस तरह से हम मर सकते हैं, उसके मान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।